चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका 5 एलिमेंट्स ऑफ इंडिया चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। ये अधिकार हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देते हैं। संविधान निर्माताओं ने इन्हें देश की आत्मा कहा है, क्योंकि ये न केवल हमें स्वतंत्रता देते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारा सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग 3 की शुरुआत में राज्य की परिभाषा देता है। ये स्पष्ट करता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में किन संस्थाओं पर मुकदमा किया जा सकता है। राज्य में भारत सरकार और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगरपालिका और वे अन्य प्राधिकरण शामिल हैं जो सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी वर्कर्स यूनियन बनाम MMR.TA केस 2006 में कहा कि यदि कोई संस्था सार्वजनिक कार्य कर रही है या सार्वजनिक कर्तव्य निभा रही है तो वह राज्य की परिभाषा में आएगी। R.AD शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 1979 के मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि किसी संस्था को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या उस पर सरकारी नियंत्रण है तो वह भी राज्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को स्थापित करता है, जिससे भारतीय न्यायपालिका को यह अधिकार मिलता है कि वह असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सके। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी नया कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध न बनाया जाए। संविधान लागू होने से पहले के सभी कानूनों की समीक्षा की जा सकती है और यदि वे मूल अधिकारों के विपरीत पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 13 की परिभाषा में कानून का विस्तृत अर्थ दिया गया है, जिसमें अध्यादेश, विनियम और अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। हालांकि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। न्यायिक पूर्व अवलोकन सिद्धांत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वे राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करें और यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर सकते हैं। पृथक्करण सिद्धांत के तहत यदि किसी कानून का कोई हिस्सा असंवैधानिक पाया जाता है तो केवल उस हिस्से को हटाया जाएगा और बाकी कानून प्रभावी रहेगा। अधित्याग का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद यदि वह कानून मूल अधिकारों के अनुरूप हो जाता है तो वह पुनः प्रभावी हो सकता है। भिखाजी नारायण बनाम राज्य ऑफ MP 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान लागू होने के बाद यदि कोई पूर्ववर्ती कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा, लेकिन संविधान में संशोधन होने पर वह फिर से प्रभावी हो सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। हालांकि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, जिसके तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो दिया गया, लेकिन संविधान की मूल संरचना को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 378 के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 378 संविधान के अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य संविधान लागू होने के समय प्रशासनिक और कानूनी निरंतरता बनाए रखना था। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान लागू होने के बाद भी पूर्ववर्ती कानून और विनियम लागू रहेंगे जब तक कि वे संविधान के अनुरूप न हो जाएं या नए कानून न बनाए जाएं। अनुच्छेद 13 के तहत यदि कोई पूर्ववर्ती कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 378 ने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि अनुच्छेद 13 ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न करे। अगर कोई कानून
संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है तो अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को उसे शून्य घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, जो भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रदान करता है। यह अनुच्छेद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा को दर्शाता है, जिसमें राज्य को नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का आदेश दिया गया है। न्यायपालिका ने इसे समानता का आधारभूत सिद्धांत बताया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो। हालांकि समानता का अर्थ सभी के साथ एक समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। विशेष परिस्थितियों में यथोचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति दी गई है, जिसमें कानून बनाते समय तर्कसंगत आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करे। ये अनुच्छेद नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि अनुच्छेद 15 के 3 और 15 के 4 में सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15/5 के तहत राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का अधिकार भी प्राप्त है। न्यायपालिका ने समय समय पर इन अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1945 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15/4 के तहत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को संविधान सम्मत बताया। इसके अतिरिक्त नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सभी व्यक्तियों को समानता और भेदभाव से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए कोई नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। हालांकि अनुच्छेद 16 के 3 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह कुछ पदों को विशेष रूप से निवास स्थान के आधार पर आरक्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16/4 राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, यदि यह वर्ग पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की वैधता को स्वीकार किया और कुल आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया, जिससे योग्यता और समानता का संतुलन बना रहे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने और उसके किसी भी रूप में अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, जिसे बाद में सिविल राइट्स एक्ट कहा गया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों ने अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया है कि अस्पृश्यता के किसी भी रूप को संविधान की भावना के विरुद्ध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों को खिताबों से संबंधित प्रतिबंधों के तहत लाता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार नहीं देता कि वह नागरिकों को कोई भी उपाधि प्रदान करे, सिवाय शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के। इसका उद्देश्य समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है। संविधान के अनुसार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार नागरिकों को
उनके विशिष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को जन्म नहीं देते। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार संविधान की भावना के अनुरूप है, जब तक वे नागरिकों के बीच असमानता नहीं बढ़ाते। अनुच्छेद 19 नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने का अधिकार, किसी भी स्थान पर निवास करने का अधिकार और किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने का अधिकार शामिल है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और न्यायालय की अवमानना जैसे आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 और शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला बताया। अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध के आरोपों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 2 बार सजा न देने का अधिकार, डबल जेपी, प्रतिगामी दंड, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और आत्मदोषारोपण न करने का अधिकार, सेल्फ इंक्रिमिनेशन शामिल है। अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध किए जाने के समय कानूनन अपराध नहीं था। अनुच्छेद 20 2 डबल जेपी को रोकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20(3) किसी भी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। M.P. शर्मा बनाम सतीश चंद्र 1954 और नंदिनी सतपथी बनाम P. टेलु दानी 1978 जैसे मामलों में इन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसे केवल जीवित रहने का अधिकार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार भी शामिल किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 22 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामलों में कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित न किया जाए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कारण बताने का अधिकार है और उसे 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 22 के तहत प्रतिवादियों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नज़रबंद किए गए व्यक्तियों के लिए कुछ अपवाद भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिवर्तनात्मक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद न्यायिक या सलाहकार बोर्ड की समीक्षा आवश्यक होती है। अनुच्छेद 23 नागरिकों को बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करता है और किसी भी प्रकार की जबरन श्रम या मानव तस्करी को दंडनीय अपराध घोषित करता है। हालांकि राज्य को सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवाएं लागू करने का अधिकार दिया गया है,
जैसे कि आपदा या युद्ध काल में नागरिक सेवाओं को अनिवार्य बनाना। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर श्रम कराना भी जबरन श्रम की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों या खदानों में काम करने से रोकता है। यह प्रावधान बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। MAC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देता है। इसके तहत धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 27 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन पर कर न लगाया जाए। अनुच्छेद 28 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वे संस्थान जो राज्य के नियंत्रण में नहीं हैं और धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं, वे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 29 किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकें। सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अनुच्छेद 31 भारतीय नागरिकों को संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन 54वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब यह एक संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300A के रूप में मौजूद है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह ABS कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यूओ वारंटो जैसी रिट जारी कर सके। 2B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। हैबियस कॉर्पस रिट किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी या नजरबंदी के खिलाफ होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को बिना उचित कारण के नजरबंद नहीं किया जा सकता। मैंडम्स रिट किसी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को निभाने का आदेश देती है जो उसने नहीं किया। प्रोहिबिशन रिट किसी न्यायालय या सरकारी संस्था को किसी असंवैधानिक कार्य करने से रोकने के लिए होती है। सर्टेरी रिट उच्च न्यायालय से यह आदेश दिलवाने के लिए होती है कि कोई निचला न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी मामले में असंवैधानिक निर्णय न दे। क्वो वारंटो रिट किसी व्यक्ति की वैधता को चुनौती देती है यदि वह किसी पद पर अवैध रूप से नियुक्त हुआ है। इन रिट्स के माध्यम से न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन न करे। अनुच्छेद 33 और 34 कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है
कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित कर सके, ताकि अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखी जा सके। अनुच्छेद 34 यह प्रावधान करता है कि मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में राज्य को अस्थायी रूप से मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार मिल सकता है। अनुच्छेद 35 यह सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मूल अधिकारों की रक्षा और उनके क्रियान्वयन में कोई क्षेत्रीय असमानता न हो। यह प्रावधान विशेष रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन, बाल श्रम की रोकथाम और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए बनाए गए कानूनों पर लागू होता है।